नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। इजराइल फिलिस्तीन में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इस बार खून खराबा इतना की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। दरअसल गाजा पट्टी के हमास के बंदूकधारी लड़ाकों ने तड़के इजराइल की ओर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, जिससे कई इजरायली शहरों में आसमान काले धुएं के गुबार में उठता देखा गया। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके गाजा पट्टी पर लगी बैरिकेडिंग तोड़कर इजराइल में घुस गए, या यूं कहें कि वहां मौजूद इजरायली सैनिकों पर धावा बोल दिया है, जिसकी पुष्टि इजराइल के अधिकारियों ने भी की है। हमास के बंदूकधारी लड़ाकों की तरफ से हुए हमलों में कई इजरायलियों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में इजराइल सेना ने भी गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया है। साथ ही हमास के लड़ाकों के हमलों को देखते हुए इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के बाद इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को इस दुस्साहस की कीमत चुकानी है। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड भी शुरू कर दिया है, तो वहीं हमास ने घोषणा की है कि उन्होंने इजरायली कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हमले की हैं, रॉकेट से किए गए हमले और उनके पीड़ितों की। एक और आहट, ताबड़तोड़ मिसाइलों की गड़गड़ाहट। अब फिलिस्तीन इजराइल में भिड़ंत, किसकी तबाही किसका अंत? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमास की बारूदी हिमाकत। नेतन्याहू बोले दुश्मन चुकाएगा कीमत। फिलिस्तीन इजराइल पर नजर, गाजा में गदर, कहां कहां कहर। फिलिस्तीन इजराइल महायुद्ध, कौन साथ कौन विरुद्ध। एक और महायुद्ध। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीन और हमास इसकी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि अब हम युद्ध में। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. यानी कि नेतन्याहू की धमकी आप लोगों ने साफ तौर पर देख ली है, और इस धमकी के क्या वाकई संकेत हैं? असर शुरू हो चुका है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। JS सोडी रिटायर्ड कर्नल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। UK देवनाथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है। करीब 200 हमास और फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, इस तरह की सूचना आ रही है। और जो सूचना हमारे पास आ रही है कि वहां पर उनके जो हेडक्वार्टर्स है मिलिट्री के, उस पर हमला किया गया है। लेकिन इसके संकेत क्या कहते हैं? JS सोडी साहब, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं और ये पूछने की कोशिश करता हूं कि 1948 के बाद इस तरह की तस्वीर पहले देखी है। तनाव था, संकेत होते थे, दोनों के बीच कुछ कुछ झड़प की खबरें भी आती हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला पहले हमास का और उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल की, संकेत क्या माने? आगे क्या होने जा रहा है? जय हिंद मनोज जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 14 मई 1948 को जब इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की, अगले ही दिन उसका पहला युद्ध हुआ फिलिस्तीन के ऊपर। उसके बाद 2 और बड़े युद्ध हुए,
जिसे 6 डे वॉर कहते हैं 1967 में, और योम किपुर वॉर 1973 में। लेकिन 1973 के बाद आज तक इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ। झड़पें होती रही, गोलाबारी होती रही, लेकिन इतने बड़े स्केल पे युद्ध नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इसी साल 15 जून को चीन और फिलिस्तीन ने एक दोस्ती का समझौता पे हस्ताक्षर किए, और दूसरा 2 अक्टूबर को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ऐलान किया कि ईरान 2 हफ्ते के अंदर परमाणु बम बना सकता है। हमास के पीछे चीन और ईरान का बहुत बड़ा समर्थन है, और जो ये नई ताकत हमास को मिली है ईरान और चीन की वजह से, ये तब्दील हुई जो आज हमला हुआ, जो कि सबसे बड़ा हमला है इजराइल पे, और इजराइल का जवाबी हमला 1973 के बाद। मनोज जी, आने वाले समय में ये जो हमले हैं ये और तीव्र होंगे। एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि इजराइल के अंदर अंदरूनी बड़ी दिक्कतें थी। बहुत ही आपस में लोगों में बयानबाजी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे उनके नागरिकों में कई मुद्दों के ऊपर लेके। जब भी किसी देश के अंदर ऐसे डिविजिव पॉलिटिक्स खेली जाती है, दुश्मन देश को एक मौका मिलता है और वक्त आने पे वो प्रहार करता है। यही चीज फिलिस्तीन ने की। जब उसने देखा पिछले कुछ महीने से इजराइल के अंदर ही बड़ी दिक्कतें हैं, तो उन्होंने एक अच्छे समय पे इजराइल के ऊपर हमला किया। एक और आखिरी बात कहना चाहूंगा मनोज जी। अमेरिका ने आज तक जो भी इस्लामिक देश हैं उनको उसने बांटा है अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन चीन इस्लामिक देशों को जोड़ रहा है उनके फायदे के लिए और अपने फायदे के लिए भी। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से कि 13 देश अरब या इस्लामिक देश हैं, और इस सारे 13 देश का झुकाव अब चीन की तरफ हो चुका है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे अमेरिका की ताकत कम होगी, चीन की ताकत बढ़ेगी, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध और तीव्र होगा। ये बड़ा संकेत है। सोडी साहब, आपने बड़ा संकेत बनाया। यूके देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ साहब, जैसा कि सोडी साहब ने बताया कि धीरे धीरे मुस्लिम देश इकट्ठे होते जा रहे हैं और उनका साथ चीन दे रहा है और चीन उनके साथ मौजूद है। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी है। भारत ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि ऐसे समय में वो इजराइल के साथ है। अमेरिका ने भी यही कहा, यूक्रेन ने भी यही कहा। लेकिन अभी अगर खुल के किसी का समर्थन हमास के साथ या फिलिस्तीन के साथ है तो वो ईरान का आया है। ऐसे समय ये माना जाए कि आने वाले समय में जैसे तमाम देश इजराइल के साथ खड़े हैं, उनकी ओर से प्रतिक्रिया आई है, तमाम मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया फिलिस्तीन के समर्थन में होगी, हमास के समर्थन में होगी। खुलकर देखिए मनोज जी, एक चीज तो कोई शक नहीं है कि अरब देश जो है मन ही मन हमास को और फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहते हैं जी। लेकिन सारे जो अरब देश हैं उनको एक बहुत बड़ी दुविधा है कि फिलहाल मौजूदा हालत में वह किसी भी तरह से फिलिस्तीन को या हमास को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं देखूं, जैसे कर्नल सोदी ने बताया, इजिप्ट है। इजिप्ट अरब देशों में इजराइल के साथ 1967 में 6 डे वॉर में लड़ चुका है, 1973 में यom किपुर वॉर कर चुका है। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने इजराइल और इजिप्ट के बीच में कैंप डेविड में दोस्ती करा दी। तो अब इजिप्ट जो है वो इजराइल का दोस्त बन चुका है। तो इजिप्ट किसी भी तरह से हमास को मदद मिलिट्री तौर पर नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया जी जो काफी कोशिश कर रहा है कि उसके इजराइल से संबंध अच्छे हो जाएं, व्यापारिक और राजनीतिक। तो सऊदी अरेबिया जो है वो चाहे हमास के समर्थन में एक आध सेंटेंस बोल दे, लेकिन वह मिलिट्री हेल्प नहीं कर पाएगा। बाकी वहां जो देश हैं, छोटे छोटे अरब देश, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, ये सब इतने छोटे और कमजोर देश हैं कि इनमें से कोई भी फिलहाल हमास को फिलिस्तीन में जो मिलिट्री है उनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे सकते। एक ही देश है ईरान ने एक लैंड कॉरिडोर टाइप बनाया हुआ है, ईरान से शुरू करके इराक तक, इराक से सीरिया और फिर सीरिया से लेबनान। और लेबनान के दक्षिण लेबनान में एक जगह है, वैली बोलते हैं, बेका वैली। वहां पे ईरान ने अपने हिजबुल्लाह समर्थकों को काफी सालों से पाला पोसा रखा है। ये जो हिजबुल्लाह हैं जो कि लेबनान के दक्षिणी भाग में, ये अक्सर इजराइल के उत्तरी भाग में एक इलाका है जिसे बोलते हैं गोलन हाइट्स, वहां पे छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। तो कोई भी अरब देश फिलहाल
फिलिस्तीनी किसी भी गुट को मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा, नहीं दे सकता, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका की इतनी अच्छी पकड़ है। हाँ, थोड़ा बहुत समर्थन, सहानुभूति दिखा देंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जी सोडी साहब, ये कहा जा रहा है कि जनरल अलोनी हैं, उनको जो हमास के तमाम आतंकवादी हैं या हमास के लड़ाके हैं, उन्होंने पकड़ रखा, बंधक बना लिया है, और उनकी कोशिश है कि फिलिस्तीन के जितने भी लड़ाके हैं जो इस वक्त इजराइल के पास हैं, उन्हें छुड़ाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि तनाव अब भी बना हुआ है। एक तरफ 5000 रॉकेट दागे गए हैं, जवाबी कार्रवाई इजराइल की हुई है, और इन सब के बीच अपने अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर हम नेतन्याहू का संकेत सुने तो उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि हमास याद रखेगा। क्या जवाब हो सकता है? मनोज जी, जवाब तो ऑलरेडी इजराइल ने दे दिया है। उन्होंने अपने वायुसेना का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और अब तक 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 100 इजरायली मारे गए हैं, 200 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। तो ये युद्ध जो शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने बड़े तादाद में 1973 के बाद ना फिलिस्तीन के सैनिक मरे हैं, ना इजराइल के सैनिक मरे हैं। तो नेतन्याहू का ये जंग का ऐलान करना बिल्कुल सही है। आने वाले समय में वो और आधुनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा इजराइल, क्योंकि इस वक्त इजराइल को पता है कि उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, क्योंकि चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, वो इजराइल के लिए बहुत खतरा हो रहा है। हमें याद होगा 2018 में इजराइल ने अपने जासूस मोसाद भेजे थे ईरान में, और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से कई ट्रक उन्होंने न्यूक्लियर जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको उन्होंने एक रातों रात अच्छे ऑपरेशन में पार किया इजराइल की तरफ, ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कोलैप्स हो जाए। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, ईरान और तेज हो गया अपने परमाणु हथियार बनाने के लिए। तो अब जो इजराइल का घेराव हो रहा है, ये इजराइल को बहुत चिंतित कर रहा है। अमेरिका का तो पूरी दुनिया पे जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, जो पहले बहुत अच्छा था, आस्ता आस्ता हर जगह पे अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका के अंदर ही अपनी इतनी अंदरूनी दिक्कतें, उनके स्पीकर को निकाल दिया गया है, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इजराइल को पता है कि अगर उसने अपने आप को बचाना है, उसे और कठोर कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई पश्चिमी देश या अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। थोड़े पैसे दे देगा, हथियार दे देगा, लेकिन आखिर में लड़ाई इजराइल के सैनिकों को ही करनी पड़ेगी अपने देश को बचाने के लिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहें। वहीं इजराइल में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स का क्या कहना है, उसे आपको सुनना चाहिए। सुनिए। सबको नमस्कार, मेरा नाम प्रसाद है, मैं तेलंगाना वासी हूँ। इजराइल में जितना फाइट हो रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक 5000 से लेकर 5000 के ऊपर ही रॉकेट का फायर हुआ। जिस सिटी में ज़्यादा फायर हो गया वो सिटी में मैं हूँ अभी, अश्कलोन सिटी में। तो बहुत बुरा हालत है हमारा इधर, और बुरा ये है, प्लेस पूरा नहीं है, बट हमारा प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग अभी बाहर भी नहीं जा सकते हैं, अंदर भी नहीं रह नहीं सकता है, शेल्टर में रहना चाहिए, ऐसा है। सेफ्टी रहने के लिए हम लोग सेफ्टी के लिए बहुत भागना। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इस वक्त के जो हालात हैं, दूसरे देशों के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, इजराइल में हो, उनके चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है, और भारतीय एक व्यक्ति हैं, उनके चेहरों पर भी डर और भय दिखाई दे रहा है। चर्चा हम करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ साहब हैं। देवनाथ साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी बयान आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को फिलिस्तीन का जो हिस्सा है वो अवैध कब्जा किए हुए है, वो कब्जे छोड़ना चाहिए, उससे हटना चाहिए। यानी कि चाइना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान खुलकर आ गया, तमाम, जैसा कि सोडी साहब कह रहे, तमाम मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ रही हैं फिलिस्तीन के। लेकिन इस पूरे विवाद को हम देखा जाए तो विस्तार से इस विवाद को समझाएं, क्योंकि दर्शक समझना भी चाहते हैं कि वो विवाद क्या है, और क्या इस विवाद का कोई हल भी है, कोई सॉल्यूशन भी है, या बिल्कुल नहीं है, यही है कि एक को खत्म होना पड़ेगा। जी हाँ मनोज जी, इजराइल का इतिहास जो है 2000 साल पुराना है। ज्यूज वहां 2000 साल से अपने फल फूल रहे थे।
लेकिन कैसे कैसे करके अलग अलग शक्तियों का वहां पर राज रहा और यहूदी लोग कभी भी अपना एक फुल फ्लेज्ड राज या अपना एम्पायर नहीं बना पाए। 500 साल से वहां पर ऑटोमन अंपायर यानी तुर्की की बात हो रही है। 500 साल से इजराइल वाला जो एरिया है और उसके आसपास जितना एरिया है, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सैनाई, इन सब पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था। फिर क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1917-18 में, जब तुर्की हार गया, तो उसके बाद तुरंत जो पश्चिमी देश थे, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, इन्होंने मिलकर क्या किया कि पश्चिमी एशिया के इन देशों को आपस में बांट लिया, जिसमें कि जो मैंडेट इजराइल के ऊपर जो मैंडेट गवर्न करने की जो ताकत मिली वो मिल गई इंग्लैंड को। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध तक वहां पर डोमिनेंट पावर रही इंग्लैंड ने ही वहां राज किया। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ और उसमें फाइनली जब अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जीत गए, तो ये उन्होंने तय किया कि अब जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि उनका दुनिया में कोई भी देश नहीं है, यहूदियों के लिए दुनिया में कोई देश नहीं है, उनको सब देशों से सिर्फ भगाया जा रहा था, रूस से भगाया जा रहा था, जर्मनी से भगाया जा रहा था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने सब तय किया कि वो जेरूसलम जो कि उनकी पुण्य भूमि है, उसके आसपास इजराइल बनाकर यहूदियों को वहां बसा दिया जाए। यहां जैसे ही हुआ, जैसे कर्नल सोदी ने बताया, जैसे ही इजराइल 1948 में बना, तुरंत आसपास के जितने अरब देश थे उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, ये बोल के कि नहीं, इजराइल की जो जमीन है वो तो अरब लोगों के पूर्व पुरुषों की पुश्तैनी जमीन है, उनके बाप दादा वहां खेती करते थे। अब इसके बाद इजराइल ने एक युद्ध लड़ा 1956 में, इजराइल ने एक 6 दिन की लड़ाई लड़ी 1967 में, जिसमें सारे अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया, इजिप्ट ने भी हमला किया। उसके बाद यौम किपुर वार हुआ 1973 में, जिसमें फिर से इजिप्ट ने बाकी अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल फाइनली विजयी घोषित हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशनल यूएन जनरल असेंबली में क्या क्या प्रस्ताव हुए हैं, वहां पे अलग अलग जो प्रस्ताव पास हुए, फाइनली ये बताया गया कि सबसे बढ़िया इलाज ये रहेगा कि 2 नेशन थ्योरी, यानी वहां की जमीन पर एक ही साथ इजराइल और पैलेस्टीन नेशन जो है, फिलिस्तीन जो है, वो एक साथ रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन ने जो एग्री किया था और अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत भरोसा दिया था कि वेस्ट बैंक में मोस्टली फिलिस्तीनी लोग रहेंगे, जॉर्डन नदी के इस तरफ। लेकिन क्या हो गया कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक में किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को नहीं मान रहा है, अमेरिका की बात नहीं मान रहा, और इजराइल वेस्ट बैंक में लगातार अपने सेटलमेंट्स जबरदस्ती बनाता जा रहा है, जहां वो अलग अलग जगह से लाके यहूदियों को अरब गांव में बसा रहे हैं। अब लास्ट ट्रिगर हो गया अल अक्सा मॉस्क। जब इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क पर, उनका हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, तो उन्होंने वहां पर अरब लोगों के और खासतौर से फिलिस्तीन लोगों के अल अक्सा मॉस्क में अंदर जाने में, बाहर लाने में बहुत ही कड़ाई स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स लगा दिए। इससे पैलेस्टीन के लोग बहुत खफा हो गए और इसलिए उन्होंने इस एक्सरसाइज का नाम ही दिया है अल अस्का सोर्ड, अल अस्का फ्लड, यानी एक आसमान से गिरने वाला दैवी शक्ति। अब क्या हो रहा है कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया सोच रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। हमास को फिलिस्तीन में और अरब देशों में रणबांकुरों की तरह इज्जत दी जाती है कि वो देश प्रेमी हैं, जो कि अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं, जबकि बाकी देशों में, हिंदुस्तान में भी हमास को ऐसे देखा जाता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मोदी जी ने आज बहुत क्लियर कर दिया कि भारत इजराइल के साथ है और भारत चाहता है कि दोनों पक्ष मिलकर बातचीत के द्वारा शांति से बातचीत करके टेबल पर बैठकर इस दुविधा का एक हल खोजें। जी मनोज। अब सोडी साहब, बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से देवनाथ जी ने समझाया और दर्शकों को समझ भी आया होगा कि विवाद की स्थिति क्या है। लेकिन अगर भारत की कूटनीति को देखा जाए, क्योंकि भारत के अमेरिका से भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, रूस से भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच अमेरिका से नज़दीकियां, रूस से थोड़ा सा एक दूरी सी बनी है।
और यही कारण है कि चीन ने रूस से नजदीकियां बढ़ाई हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में एक अजीब सी स्थिति देखी जा रही है यहां पर अगर देखा जाए, क्योंकि कई सारे देश आएंगे, कोई किसी के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ खड़ा होगा। ऐसे में अगर भारत की डिप्लोमेसी को देखा जाए, भारत की कूटनीति को देखा जाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत जरूरी है, वो क्या होनी चाहिए और अभी क्या है? मनोज जी, 1947 से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो निष्पक्ष और नॉन अलाइंड रही है। जब ये पहला शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, तब भी भारत नॉन अलाइंड था, लेकिन हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। अब भी हम नॉन अलाइंड है, लेकिन हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ हो चुका है। अब इस पूरे दायरे में अगर हम देखें तो भारत ने कई बार कहा है कि ये जमाना युद्ध का नहीं है, जो कि मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन को बोला था पिछले साल सितंबर में एससीओ समिट में। अब इस बैकग्राउंड में हम कोई भी युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये जो फिलिस्तीनी हैं, ये बेशक अपने हक लिए लड़े, जैसे यूके देवनाथ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल की नजर में वो आतंकवादी हैं। अब ये एक बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है। भारत को सपोर्ट इजराइल और अमेरिका को करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दोस्ती इजराइल और अमेरिका से बहुत अच्छी हो चुकी है। जब से हमने 1995 में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, तब से इजराइल और भारत की दोस्ती साल प्रति साल अच्छी होती जा रही है। तो भारत का ये जो स्टेप है बिल्कुल सही है कि वो इजराइल के साथ है इस उनकी दुविधा की घड़ी में। लेकिन आने वाले समय में जैसे हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत के ऊपर काफी प्रेशर आया, जो कि भारत ने बहुत बेखूबी से उस प्रेशर को अब्सॉर्ब किया और किसी तरफ झुके नहीं। आने वाले समय में भी जब ये इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि अब ये जल्दी खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलेगा, भारत पे भी कई प्रेशर आएंगे। लेकिन भारत की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है 1947 से नॉन अलाइंड की, वही चीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। और यही कारण है कि आज भारत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर देश बहुत इज्जत कर रहा है और बहुत सराहना कर रहा है। आपको लगता है देवनाथ जी कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच तमाम देशों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ये बात की कि भाई युद्ध से कुछ नहीं होगा, आप शांति से बात कीजिए, बातचीत ही एक तरीका है, क्योंकि ये अनंत है, ये चलता रहेगा, आप इन पर हमला करेंगे, वो आपके ऊपर हमला करेगा, दोनों के साथ अलग अलग देश हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बड़ा आर्थिक नुकसान होगा दोनों देशों का और वैश्विक स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन बात नहीं मानी गई। अब वही स्थिति यहां पर निर्मित हो गई है और जिस तरीके से नेतन्याहू जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो फिलिस्तीन भी चुप नहीं बैठेगा, हमास भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी उसके खिलाफ खड़े होंगे। और मुस्लिम देशों के साथ जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, वो खुल के उनके साथ खड़े हो। पाकिस्तान और चाइना का सपोर्ट उनको मौजूद है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इजराइल का अवैध कब्जा है, वो उसे खाली करें। और अगर बात यहां पर भी रूस और यूक्रेन की तरफ हो गई तो फिर क्या होगा? जी हाँ मनोज जी, भारत के लिए थोड़ी सी दुविधा है। जैसे कि कर्नल सोदी ने बताया, हम इजराइल के साथ हैं, हम अमेरिका के बहुत मजबूत दोस्त हैं। भारत के लिए छोटी सी दुविधा ये है कि 60 के दशक में और 70 के दशक में भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए अरब देशों से दोस्ती बनाना चाहता था। ये मैं 1965-1975 की बात कर रहा हूँ। तो अरब देशों से दोस्ती बनाने के लिए उनकी एक छोटी सी दरखास्त होती थी कि आप फिलिस्तीन को मान लो। भारत जो है, यासर अराफत हुआ करते थे उस जमाने में, पीएलओ के नेता, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत ने, क्योंकि हम अरब देशों के साथ दोस्ती बनाना चाहते थे, और तो हमने उस जमाने में 1974 के आसपास हमने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी, पीएलओ को और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और यासर अराफत को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दे दिया था। जी। इसकी एक और बड़ी वजह थी कि भारत उस जमाने में तेल के लिए अरब देशों पर, पश्चिमी एशिया के दूसरे देशों पर निर्भर करता था, और तेल के लिए अगर हम उनसे, अरब देशों से तेल लेना है, कच्चा तेल लेना था, उस जमाने की बात 50 साल पहले, 60 साल पहले की बात है, तो अरब देशों को अच्छे व्यवहार में रखना पड़ता था। तो हमने पैलेस्टाइन को मान लिया। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है कि भारत सरकार जो है अरब देशों को नाराज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अरब देश भले ही पैलेस्टाइन और
के सपोर्ट में ओपनली सिर्फ साइकोलॉजिकल बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत कोशिश करके एक दुधारी छुरी पर चल रहा है। हम कोशिश करके पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनकी जो स्ट्रगल है उसको हम शायद बुरा भला ना बोलना, लेकिन भारत ने तो कह दिया कि वो इजराइल के साथ है, इजराइल के लोगों के साथ है। जी हाँ, हम इजराइल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल हमारी मिलिट्री के साथ, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ के सभी प्रोजेक्ट में बहुत क्लोजली लिप्त है। तो हम इजराइल को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में अरब देशों को भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो भारत के साथ थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाएं। जी मनोज जी। जी सोडी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मनोज जी, देखिए, भारत एक बहुत बड़ी दुविधा में इसलिए आने वाला है क्योंकि हमारे लिए, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने सही बताया, हमारे लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अमेरिका भी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इस्लामिक देश भी महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में हमारे इस्लामिक देशों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हो चुके हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ तो है ही है। अब इस समय में अगर भारत फिलिस्तीन के अगेंस्ट कोई बयान देता है और खुले तौर पे कहता है कि फिलिस्तीन क्या हमास गलत काम कर रही है और उनपे प्रतिबंध लगाने चाहिए, जब ये चीज अगर वोटिंग पे आती है संयुक्त राष्ट्र में, तो भारत पे दुविधा इसलिए आएगी कि आज हम एक अच्छे बैलेंसिंग एक्ट पे हैं, हमारे सारे देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। हमें इस्लामिक देशों की भी जरूरत है, खास करके जरूरत इसलिए भी है, तेल तो हम लेते ही हैं उनसे काफी मात्रा में। कई इस्लामिक देश भारत का समर्थन करते हैं जब पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो हम सारे इस्लामिक देशों को नाराज भी नहीं कर सकते और दूसरे हाथ पे हम अमेरिका और इजराइल को भी नाराज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया मनोज जी, जैसे हमारी निष्पक्ष फॉरेन पॉलिसी रही है, रूस यूक्रेन युद्ध में भी बहुत अच्छी सराहना हुई, हमें आने वाले समय में भी एक टाइट बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, तभी हम कोई भी ग्रुप में या कोई भी गुट में फंसेंगे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सोडी साहब आपका भी, और शुक्रिया करेंगे देवनाथ जी का, जिन्होंने विस्तार से और बहुत अच्छे से लोगों को बताया कि विवाद क्या है और इस विवाद के बाद आखिर क्या क्या होने वाला और भारत को किस तरीके से इस मसले को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।